ड्रॉप करने के लिए जाना है तो आपको सिटी के अंदर जाना है, हॉस्पिटल जाना है। मजबूरी वाली सवारी ही ऑटो में बैठती है। आम व्यक्ति, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इसमें नहीं बैठते। इसमें मजबूर वो लेडी बैठती है जिसने डॉक्टर के पास जाना है, जिसने एग्जाम देने के लिए इमीडिएटली जाना है, एग्जाम में लेट हो गई है। इस तरह दिन हो गए ये रूल निकले हुए, तो 4-5 दिन में आपने कितना पैसा कमाया? मैं कहता हूँ मुझे 100 से 200 रुपया नहीं बनता है। मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ। मैं खाली सुनता हूँ यहाँ कहीं नीचे बैठ के गाड़ियां सीज हो रही हैं, चलान हो रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर गाड़ी सीज हो जाए, उस गाड़ी सीज होने के बाद 4 से या 5,000 रुपया फाइन हो जाएगा या जुर्माना हो जाएगा। मैं पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास 5,000 रुपया है ही नहीं। तो 5.5 लाख रुपया अभी हमें 2 से या 2.5 साल हुआ, वो खत्म हुआ। अभी 1 साल हुआ हमें गाड़ी लिए हुए। अभी बैंक के पैसे हैं 1.5 से 2.25 लाख रुपया खाली बैंक का इंटरेस्ट है। तो उससे पहले जो डाउन पेमेंट देके केस बचा था हमारा गाड़ी का 3,40,000 रुपया, वो भी हमने 5.5 लाख रुपया देना गवर्नमेंट को वापस। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तो आज तो हर चीज महंगाई इतनी है कि मान के चलें कि बंदा एक टाइम की सब्जी नहीं खरीद सकता। तो आप ये बोलेंगे ये गाड़ियां खत्म करेंगे कि दूसरी गाड़ियां लाएंगे, तो हम कहाँ चलाएंगे? जहां पर जम्मू में ई ऑटो को लेकर ई ऑटो ड्राइवर्स परेशान है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खालिक। खालिक, क्या कहना चाहेंगे? आप भी ई ऑटो चलाते हैं। सरकार ने पहले ब्लैक ऑटो बंद कर दिए, अब फरमान आता है कि जो ई ऑटो है वो हाईवे पर नहीं चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात हाईवे की नहीं है। हाईवे में कानून है कि जो परमिट होल्डर गाड़ी नहीं है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो हाईवे अथॉरिटीज है वो उसको क्लेम नहीं देती है। इनकेस आप पैसेंजर गाड़ी लेके पैसेंजर बैठा के ही जाएगा, तो पैसेंजर जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है या इस तरह का कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे केस डिसाइड हुए हैं, उसके कारण ये है कि उसको क्लेम नहीं मिलता है। तो हाईवे अथॉरिटी अलो नहीं करती है विदाउट परमिट किसी भी गाड़ी को हाईवे पर। उस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये दिल्ली नहीं है भाईजान, ये यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे एक ही स्ट्रेच है, जो क्रॉसिंग स्ट्रेच जम्मू के अंदर है। अगर आपने जाना है जो टोन एरिया आता है उसमें हाईवे आता ही आता है। आप अगर हाईवे को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो तो आप रिस्ट्रिक्टेड उसी एरिया को कर पाओगे जो सिदरा से उधर उधर का एरिया है। अगर आप सारा हाईवे रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो आप वो सीधा सीधा हथियार दे रहे हो किसको? ट्रैफिक विभाग को। क्या अननेसेसरी चालान करो और हरास करो। हाईवे अथॉरिटी अगर ये चीज कर रही है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है, वेल एंड गुड, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होनी चाहिए। विदाउट परमिट गाड़ी ये कानून है। लेकिन सुनो, मेरी बात बड़ी क्लियर है कि डीसी साहब को इस चीज को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे पास जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच क्रॉसिंग है, जहां पे सिटी में एंटर होना है ऑटो को, वहां पे एलो होना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ नेशनल हाईवे नहीं किया है, उन्होंने सिटी के वो हाफ बंद कर दिए हैं जहां पे आपको सवारी को छोड़ने जाना है, जहां से आपको सवारी को लेना है। अगर आपको सवारी को ड्रॉप करने के लिए जाना है तो आपको सिटी के अंदर जाना है, हॉस्पिटल जाना है। मजबूरी वाली सवारी ही ऑटो में बैठती है। आम व्यक्ति, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इसमें नहीं बैठते। इसमें मजबूर वो लेडी बैठती है जिसने डॉक्टर के पास जाना है, जिसने एग्जाम देने के लिए इमीडिएटली जाना है, एग्जाम में लेट हो गई है। इस तरह की सवारी इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें बैठती है। अब बात इस तरह से है कि अगर हुए बैन है तो यहाँ पे 2 रिक्शाज, एक रिक्शा वो है जिस रिक्शा की कैपेसिटी सिर्फ वो 10 की स्पीड से भागती है। ये बिल्कुल क्लियर है, ओबियस है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मैं फैक्ट को सामने रखता हूँ, ना मैं आपका साथ दूंगा, ना अपना साथ दूंगा, ना किसी और का दूंगा। पब्लिक कहीं भी किसी भी ओकेजन पे हरास नहीं होनी चाहिए। पब्लिक का हरास होना यानी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होनी चाहिए रोड के ऊपर। ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा की स्पीड बिल्कुल फ्लो है, उसके कारण पूरी सिटी के अंदर जाम लगते हैं। लेकिन खाली एक सवाल रहेगा, जब ये ई ऑटो आए तब ये ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया? मैं ई रिक्शा की बात कर रहा हूँ, मैं ई ऑटो की बात कर रहा हूँ। ई ऑटो की बात चल रही थी ना, तब क्यों नहीं सोचा? चाहे सरकार की बात हो, चाहे कंपनीज की बात हो, तब सोचना चाहिए था कि इसको आपने परमिट लगा के देना चाहिए था, या फिर ये था कि ये बेचनी थी। सुनो, जो मोटर व्हीकल एक्ट बना है उसकी अमेंडमेंट होते रहती है। 1978 में बना है आई थिंक। उसमें फर्दर अमेंडमेंट होती है, दैट इज सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ द पार्लियामेंट।
यानी पार्लियामेंट जो संविधान बनाती है, जो कानून में अमेंडमेंट होती है, वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। उसके लिए यहाँ का कमिश्नर कॉम्पिटेंट नहीं है, यहाँ कमिश्नर का आदेश नहीं चलेगा, तो वो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि ये जो सपना था, ये प्रधानमंत्री जी का था, गृह मंत्री जी का था, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंट्रियां हैं वो अपनी कंट्रियों को पोल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। और पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए आपको मूव होना पड़ेगा पेट्रोल डीजल से बैटरी पे। जितनी पेट्रोल डीजल से बैटरी पे मूव होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो एनवायरनमेंट सही होगा। नहीं, तो ये वहां का जितने रूट दिए ग्रीन हैं, सिटीज का सपना हमारे जितने रूट प्रधानमंत्री दिए का, हैं, जैसे ई ऑटो ड्राइवर्स को रूट दिए हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े, तो क्या लगता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उससे अगर मान लिया वो उन रूट पर चलते हैं तो लेकिन उससे तो बाकी जो गाड़ियां चल रही है उनको भी तो फर्क पड़ेगा। जहाँ पे गवर्नमेंट का सपना है ग्रीन सिटी बनाने का, वहीं पे गवर्नमेंट का ये भी है कि इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या मेक इन इंडिया या स्टार्टअप स्कीम्स ऐसी इसलिए लाई थी कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये एक रोजगार का सोर्स है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में लाइवलीहुड कहते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि कुछ चीज वेलफेयर स्टेट से कमाने के लिए वहां के सिटीजन हो तो आपका लाइवलीहुड आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये जितने भी ऑटो रिक्शा चालक है ये उनका लाइवलीहुड है। और लाइवलीहुड के लिए अगर आपको रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है कि आप यहाँ से वहां जाओगे, वहां से वहां नहीं जा सकते हो, मतलब आपका पैसा आप नहीं कमा पाओगे। आप अगर यहाँ से भटिंडी मोड़ जाते हो तो आपको 20 रुपए सवारी नहीं देगी, क्योंकि वहां से उसने दूसरी गाड़ी करनी है। जब वो डायरेक्टली उसको आप सर्विस बख्शी नगर की दे रहे हो, फिर जाके वो आपको किराया दे रही है, आप डोर टू डोर सर्विस दे रहे हो। अब इशू क्रिएट वहां पे हो रहा है, एक तो हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इस गाड़ी को एलो नहीं करती, वो कमिश्नर का मैटर नहीं है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मैटर। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो इशू है, यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है, यूपी में चले जाओ, अब दिल्ली में चले जाओ, नेशनल हाईवे ऊपर ब्रिज के ऊपर से जा रहा है और फ्लाईओवर के नीचे से ऑटो चल रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ऐसी नहीं है, यहाँ तो वैसी क्रॉसिंग्स बनाओ। अभी तो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है, अभी तो हाईवे हमारा तो लिंक रोड से भी बुरी हालत है उसकी। लेकिन दूसरी एक और बात है कि कल भी मैंने देखा 50 के करीब चालान जो है यूनिफॉर्म पे हुए। मेरी एक विनती है गवर्नर साहब से, आप मुझे बताइए गवर्नर साहब, जब कोई भी कानून, कोई भी आदेश पारित होता है, वो आदेश पारित होने के बाद प्रॉपर उसको प्रेस में रिलीज किया जाता है, प्रॉपर वे से उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिन लोगों पे ये आपने इम्प्लीमेंट करना होता है उनको अवेयर किया जाता है। यहाँ बिना अवेयरनेस के, बिना आप थोपे जा रहे हो, नहीं जी आपको यूनिफॉर्म। जब मैंने कल DTI साहब से पूछा कि आप बताइए मुझे, आप मेरा चलान करने जा रहे हैं, आप किस आधार पे कर रहे हो, और आप मुझे ये चीज बताइए कि यूनिफॉर्म कौन सी है। उसको खुद नहीं पता था। भाई साहब तुम चालान क्यों कर रहे हो जब आपको ये चीज खुद नहीं पता है कि इस ऑटो की अभी यूनिफॉर्म कौन सी तय हुई है। आप काले ऑटो से इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हो, वो परमिट वाली गाड़ी है, वो ये परमिट से एग्जेम्प्ट है। आप यूनिफॉर्म डिसाइड ही नहीं की है तो आप यूनिफॉर्म का चलान कैसे करो। मैं आपको 50 से 100 चलान अभी दूंगा जो DTI नरवाल ने किए हैं यूनिफॉर्म के। वो कहते हैं जी हमें वर्बली SSP साहब ने कहा। मुझे समझ नहीं आती SSP साहब की, SSP साहब अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है, नहीं जी क्राइम बढ़ रहा, वो चीजें बढ़ रही, इससे कम होंगी, आप DL नंबर इम्पोज कीजिए। DL नंबर जिसका है वो उस पर चिपका दे DL नंबर अपने ऑटो के ऊपर, यहाँ उसको बैच लगवाइए। आप यूनिफॉर्म इम्पोज करें। यूनिफॉर्म आपने आज तक ब्लैक ऑटो यहाँ से 50 साल हो गए चलते हुए, कितने ब्लैक ऑटो वालों को आपने यूनिफॉर्म लगाई देखी? ये जो तब आपने यूनिफॉर्म इम्पोज नहीं की। खालिक साहब हाँ। जो ई ऑटो आए हैं, ये बात तो यही है ना, ये ई ऑटो उन्हीं देखो, लोगों ने अब लिए हैं जिनके पास ब्लैक ऑटो थे। हाँ, अब जब वो शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने के बाद आप दूसरा नया कानून ला रहे हो ठीक है, लेकिन मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि जो ई ऑटो है, ई ऑटो की कैपेसिटी जो है, ई ऑटो की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वो ई रिक्शे से बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, इवन ब्लैक ऑटो से तेज दौड़ता है। उससे कोई जाम क्रिएट नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होती है। उसको सिटी में एलो किया जाए। कंक्लूजन यही है, आपको इसको सिटी में एलो करना पड़ेगा। जो स्ट्रेच नेशनल हाईवे से लगते हैं उन स्ट्रेचों पे एलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती बोलेगा नहीं जी मैं सीधरा से कंटिन्यूसली कजवानी तक चलते जाऊंगा या कालू चक उधर चले जाऊंगा नेशनल हाईवे पे, उसका चलान करिए आप। लेकिन जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेच आपको एलो करने पड़ेंगे, सिटी एलो करनी पड़ेगी, और ई ऑटो को आपको तमाम रूट देने पड़ेंगे। ई रिक्शा की रिस्ट्रिक्शन के लिए मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि ई रिक्शा जो है उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है।
उसमें प्रधानमंत्री भी आए, कोई भी आए, ये इशू दिल्ली में बना है, ये यूपी में बना, रेस्ट ऑफ इंडिया में बना है कि जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, एम्बुलेंसों का रास्ता रुकता है, लोगों का रास्ता रुकता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। लेकिन ई ऑटो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर रहा। लिहाजा मैं क्लियरली आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मेरे जितने ऑटो वाले भाई हैं, आप भी फैक्ट पे आ जाएं। आप भी ये, अगर आप बोलोगे इधर परमिट लगेगा, इधर ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। परमिट लगाना कमिश्नर साहब के हाथ में ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, तो कहां से लगेगा परमिट? परमिट लगाना यानी पार्लियामेंट में कानून पास होना है। ये एग्जेम्प्टेड गाड़ी है परमिट से, तो इसको परमिट कैसे लगेगा? परमिट लग ही नहीं सकता। तो विदाउट परमिट आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं मानेगी, वो है फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, हाई कोर्ट में लड़ना है। आप लोग लगभग जब या से तो फिर पार्लियामेंट में 4-5 कानून दिन से बनवाना। आप लोग रोड पे चल रहे हैं, चलान सो रहे हैं, लेकिन एक सवाल रहेगा आपसे कि ये सुनने में आया था कि 4-5 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन आज फिर देखिए, मैं बात की जाए जम्मू सिटी में अलग अलग जगह में चलान किए सुनिए, गए। मैं भी गया था गांधीनगर में, एक मीटिंग रखी थी, उसमें सारे ऑटो चालक, रिक्शा चालक वहां पे थे। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आप सरकार को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों से भी बोल रहा हूँ। जो रिक्शा, एक रिक्शा कौन सा रिक्शा है जो 10 की स्पीड से चलता है, जिसकी कैपेसिटी 20-25, इतने, इससे ज्यादा वो भाग नहीं सकता। दूसरा ऑटो रिक्शा, हाँ, जिसको हम ई ऑटो बोलते हैं। ई ऑटो बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन रिक्शा की श्रेणी में काला ऑटो भी आता है। मैं यही चीज हमेशा बोलता हूँ। लेकिन आपको जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा का बैन यही नहीं है, दिल्ली में बैन हो चुका है, यूपी में बैन हो चुका है। उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ही चलना है, यानी जहाँ पे मेटाडोर की सवारी उतरती है, बस की सवारी उतरती है, वहां से अंदर गली कोचे में चलना है। जो छोटा वाला है। लेकिन जो ई ऑटो है, आप इस वक्त चले जाइए पूरे इंडिया के अंदर, ई ऑटो पहले से वहां पे पेट्रोल ऑटो चल रहे थे, दिल्ली, गुड़गांव, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, महाराष्ट्र में, आज वहां पे ई ऑटो चल रहा है। ई ऑटो की स्पीड बराबर है। इसमें कंक्लूजन यही है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फैक्ट के आधार पे बोल रहा हूँ, इसमें कंक्लूजन यही, ई ऑटो इनको पूरी सिटी के अंदर एलो करना पड़ेगा। रूट मिल गए हैं, रेट डिसाइड करना पड़ेगा। जहाँ पर कोई मसले होते हैं, कुछ भी इश्यू होता है, वहाँ पर तमाम पार्टीज के लीडर पहुँच जाते हैं, लेकिन ई ऑटो का मसला लगभग 3-4 दिन से चल रहा है। कोई ऐसी अन्य पार्टी का कोई व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, कोई आपसे किसी ने संपर्क मैं किया? आपको बताता हूँ, देखो, लोग पता कहाँ जमा होते हैं? लीडर लीडरी करने कहाँ आता है? जहाँ पे जमावड़ा हो जाए। आप कल इकट्ठा हो जाओ रोड पे, सारे लीडर आए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने परसों स्टेटमेंट दी थी जेके मीडिया पे, मैंने कहा था कि मैं ऑटो वालों के साथ हूँ, ऑटो वाले रोड पे आए, मैं साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी एक ऑटो चालक हूँ, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, उसी से अपना रोजगार चलाता हूँ। जब दूसरे दिन मीटिंग वहां गांधीनगर में रखी गई, तो बहुत सारे लीडर आए थे, चाहे वो कौन से लीडर भी थे, लेकिन आए थे। और उन्होंने ये भी कहा, उन चालकों से कहा कि हमने डीसी साहब से बात कर ली, उसने कहा टाइम, अगर टाइम दिया है, कल डीटीआई ने 50 चालान किए हैं यूनिफॉर्म के, आज भी हो रहे हैं, आज गाड़ियां सीज हुई है। बताइए, अमित कपूर जी के जो गाड़ियां सीज हुई है, उनको रिलीज करवा देगा वो, उनके चालान भर देगा वो। यहाँ तो मैंने ऑटो चालकों से कहा, चलो कमिश्नर से मिलते हैं, वो उधर है, डीसी से मिलते हैं या आरटीओ से मिलते हैं। कोई किसी से कहीं नहीं मिला, सिर्फ मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं। मैंने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन लिखी है, वो भी सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर शीट मांगी है। अगर कुछ करते हैं ठीक, नहीं करते हैं, अगर कोई ऑटो वाला भी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं मोहम्मद खालिक हूँ, मेरे को लड़ना आता है, हम अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ नहीं लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। रोड पे कोई साथ देगा लड़ेंगे, नहीं देगा साथ तो कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन किसी का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। खालिक भाई, लगभग 4-5 दिन से ये ऑर्डर आया है, आप ई ऑटो चलाते हैं, आपको कितने दिन हो गए काम किए हुए? मेरे को कल डीटीआई साहब ने रोका था, मैंने उससे यही कहा था क्लियरली। उसने कहा आरटीओ से कंफर्म करो, मैंने कहा आरटीओ खुद क्लियर नहीं है। आप कह रहे हो ये जो ऑर्डर है, जब मैंने एआरटीओ साहब से बात की, एक एआरटीओ मुझसे कहता है दिस इज अ मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है हमने इस पे कंक्लूजन पे नहीं आए हैं, अभी हमने सिर्फ मीटिंग करी है कि ये रूट है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अगर ऑर्डर ही नहीं है, मैंने तभी ऑर्डर शीट मांगी है। अगर ऑर्डर निकला है इम्प्लीमेंटेशन के लिए डीसी ऑफिस से, सिर्फ रेफरेंस दिया गया है, उस जो नोटिस है उसमें उस डीसी ऑफिस के ऑर्डर का सिर्फ रेफरेंस दिया गया, उस ऑर्डर के अंदर क्या है उसकी कॉपी मैंने मांगी है। वो कॉपी जैसे मेरे हाथ लगेगी, मैं आपके साथ सार्वजनिक करूंगा, सारी मीडिया के साथ सार्वजनिक करूंगा। उस ऑर्डर में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो रही, वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो किसी का फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट करे। एक्सेप्टेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास
रिस्ट्रिक्शन करने का है जब आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो। हम तो ऑटो चालक हैं। खालिक भाई, ये जो ई ऑटो ड्राइवर है, कोई ऐसा है जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, सरकार को देखिए, कहीं ये तो ना लगता है कि बड़ी बड़ी क्लियरली मीडिया, जेके मीडिया के माध्यम से कहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का कोई ऑटो है जिसने ड्राइवर रखा है वर्मा वाला या राजीव नगर वाला, जो देखिए अभी मेरे को कल भी ये ट्रैफिक वाला एक ये बोल रहा था कि नशा बहुत हो रहा है, क्राइम बहुत हो रहा है और ऑटो वाले कर रहे हैं, यूनिफॉर्म से डिसिप्लिन क्रिएट होगा। मैंने कहा भैया, नशा करने वाला यूनिफॉर्म भी डाल सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं 250 की यूनिफॉर्म खरीदने की। अगर वो चीज रोकनी है तो आपको लाइसेंस होल्डर ढूंढना पड़ेगा। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये कौन व्यक्ति है जो 2 या 3 ऑटो डाल के वर्मा वाले को ऑटो दे देगा चलाने के लिए विदाउट लाइसेंस का, विदाउट लाइसेंस। देखो, मैं फैक्ट की बात करूंगा, मेरा कोई दुश्मन हो दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे किसी ऑफिसर से दुश्मनी से फर्क पड़ता है, ना किसी व्यक्ति से। मैं करूंगा क्लियर बात जो फैक्ट पे होगी। फैक्ट ये है कि जो बंदा 5 ऑटो निकालेगा, 5 वर्मा वाले चढ़ा देगा, उसने तो बिजनेस खोल दिया। जो ऑटो वाला काम करेगा, उसने कहाँ से काम करना? वो ना कोई रेट सेट है, ना कुछ, ना रूट सेट है। वो 10 रुपए की भी सवारी उठाता, 5 की भी उठाता है, दिन रात ऑटो चलाता है। जिस व्यक्ति ने ऑटो ही चलाना है उसका रोजगार मारा जा रहा है, तो ये चीज गलत है। बीच में इन्होंने ये लाया कि बीच में इन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन वाले हैं या डोडा वाले हैं, उनको बाहर निकाल दो। मैं कह रहा हूं आपको कि भैया, जिसके पास सिटीजनशिप ही नहीं है, इसके लिए प्रॉपर कानून है। जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है या इंडिया का रहने वाला, जिसके पास सिटीजनशिप है, वो कहीं भी हिंदुस्तान में काम कर सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन जिस बंदे के पास सिटीजनशिप ही नहीं है, मैं कहता हूँ उसकी गाड़ी डायरेक्ट पर्चा लगना चाहिए उस मालिक पे। जैसे इन्होंने पीछे लगाया था ना एक कि जो जुगी वाला वर्मा वाले को रहने के लिए दिए, उस पर पर्चा लगाओ। उसने तो रहने के लिए रिहाइश दी है। आप तो ऑटो दे रहे हो, वो 400 ऑफेंस कर रहा है दिन को, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज होता है, कोई हादसा होता है। तो मैं कहता हूँ उस व्यक्ति पे, जो भी व्यक्ति उनको गाड़ी चलाने के लिए दे रहा है या ड्राइवर चढ़ा रहा है, वो नशा कर रहा है, ड्रग कंज्यूम कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, उस गाड़ी के ऊपर मालिक पे पर्चा लगना चाहिए। वो जम्मू का ही मालिक होगा, उस पर पर्चा लगना चाहिए, चाहे मेरा रिलेटिव हो, उस पर पर्चा लगाओ। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट रामबन से आया है या कहीं से आया है, उसने अपना ऑटो खरीदा, वो ग्रेजुएट है, उसको रोजगार ही नहीं है, वो तब आया है। अब मैं हूँ, मैंने मास्टर्स कर रखी है, मैं चला रहा हूँ, मैं भी किसी का ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को आप यहाँ जम्मू का जो लोकल है, जिसके घर पे रेंट पे रह रहा हूँ, उसका कमरे का किराया देना है, खाना पीना है, डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है मेरी, वो मेरा लाइवलीहुड है। वो छीनने की कोई भी कोशिश करे, कमिश्नर क्या, अगर गवर्नर भी छीनने की कोशिश करे, पार्टी बनाऊंगा हाईकोर्ट। उस चीज से मोहम्मद खालिक पीछे नहीं हटेगा, वो मेरा मौलिक अधिकार है और स्टेट हमारी है। ये तो यूपी बिहार से आए। क्या लगता है आप जो इशू बना हुआ है ई ऑटो का, क्या इसका कोई हल निकलेगा? कंक्लूजन मैंने बता दिया, ई ऑटो को पूरी सिटी में एलो करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को सीज हो गए, चलान हो गए, जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है, उसको एलो करना पड़ेगा। ये कमिश्नर साहब नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सारे ऑटो वालों को गुजारिश कर रहा हूँ कि यूनाइट हो जाओ, एक दूसरे की खींचातानी मत करो, मैं प्रधान वो प्रधान। पहले तो इनकी कहीं इस ऑटो की यूनियन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है। कौन उनको ऑथोराइज कर रहा है कि मैं प्रधान हूँ, आप प्रधान हो? कोई प्रधान नहीं है। यूनियन रजिस्टर्ड करनी, एक साथ इकट्ठा हो जाओ, उसकी रजिस्ट्रेशन करो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, बन जाओ जिसने प्रधान बनना इलेक्शन करके। लेकिन पहले यूनाइट हो जाओ, पहले अपने हक के लिए लड़ो। ये आपके माध्यम से मैं उनको गुजारिश करता हूँ। क्या पता मैं कंटिन्यूसली ऑटो चलाऊं नहीं चलाऊं, लेकिन आपका रोजगार है, खास करके जम्मू के लोकल लोग जो ऑटो चला रहे हैं, जैसे रमजान भाई, मैं इनका आज का नहीं है, मैं तो कल आया हूँ मार्केट में। ये पिछले 15 साल से ऑटो चला रहे हैं, पहले काले पे थे, अब इन्होंने सोचा मैं भी इलेक्ट्रिक पे आ जाऊंगा। अब इनसे ही पूछ लो, अब इनसे ही पूछ लो, अब इनसे ही पूछ लो। 2022 में मैंने काली गाड़ी ली थी, तब ली थी मैंने 5.5 लाख रुपए की, तो लगभग वो चली थी 7-8 महीने। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, कहा कि ई ऑटो आ गए, ई रिक्शे आ गए। लेकिन जब ये गाड़ियां आई थी तब ये बताया, ई रिक्शा के लिए बोला था कि इनके जून बने हुए हैं, ये अपने अपने जून में जाएंगे। तो ई ऑटो का कोई इशू नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा ये ब्लैक गाड़ियां जो इनको खत्म किया है, तो हमने ई ऑटो लाया हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी ये बातें समझनी चाहिए, समझ के देखना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 5.5 लाख रुपये अभी हमें 2 से या 2.5 साल हुआ, वो खत्म हुआ। अभी 1 साल हुआ हमें गाड़ी लिए हुए। अभी बैंक के पैसे हैं 1.5 से 2.25 लाख रुपए खाली बैंक का इंटरेस्ट है। तो उससे पहले जो डाउन पेमेंट देके केस बचा था हमारा गाड़ी का 3,40,000 रुपया, वो भी हमने 5.5 लाख रुपए देना गवर्नमेंट को वापस। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तो आज तो हर चीज महंगाई इतनी है कि मान के चलें कि बंदा एक टाइम की सब्जी नहीं खरीद सकता। तो आप ये बोलेंगे ये गाड़ियां खत्म करेंगे कि दूसरी गाड़ियां लाएंगे, तो हम कहाँ चलाएंगे?
हमें भी रहना है। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था भाई को, लेकिन करना पड़ेगा। ये भाई साहब, मेरी अभी शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, मेरा अकेले का है। इनके बच्चे हैं, बच्चेदार हैं। अब इन्होंने कह दिया कि अपनी ज़बानी कहा, मैं कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। अब जो आज इन्होंने रूट तय किया है यहाँ से भटिंडी मोड़ का 2 से 5 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर पे अगर ये रेट तय करेंगे 10 से 20 रुपए, मुझे नहीं लगता ये 250 रुपये दिन को कमा पाएंगे। फिर अगर 250 रुपये दिन का कमाएंगे, ये किस्त कहाँ से भरेंगे? किस्त कितनी है भाई साहब? किस्त है 7540 रुपए। सुन लो, तो 5 साल तक कंटिन्यू किस्तें देनी है। बैंक अपने पैसे फिर वही मैं कहता हूँ कि कहीं डिफामेशन ना कर दे मेरे पे। तो हम लोग गरीब मैंने आदमी परसों भी कहाँ स्टेटमेंट जाएंगे? दी है कि डिफामेशन ना कर दे मेरे पे। थोड़ा सा होश में आना चाहिए कि देखना चाहिए कि गरीब आदमी मारा जा रहा है। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हर जगह गरीब आदमी ही पिसा जा रहा है। कोई भी बात देखो, एक ऑटो की बात नहीं है। या तो गवर्नमेंट ने ऑटो लाने थे, ये लाए, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाया, इनको अगर लाना था तो कोई पहले से ही इनका कोई रूल बनाना था कि भाई इस तरीके से ये चलेंगे, तो उस तरीके से ये चलाएंगे, तब हम गाड़ियां नहीं खरीदते। अगर हमें पता होता ये ऐसा रूल बनाएंगे तो हम थोड़े गाड़ी लेते। या तो गवर्नमेंट ये हमारी गाड़ियां वापस ले ले, वापस लेने के बाद हमारे जो पैसे लगे हुए वो पैसे वापस दे दिए जाए, तो हम गाड़ी देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कोई भी गाड़ी चले, जहाँ हमें जम्मू में कोई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आएगी वो कोई और लेगा, वो चलाएगा। लेकिन रमजान भाई 4-5 दिन हो गए ये रूल निकले हुए, तो 4-5 दिन में आपने कितना पैसा कमाया? मैं कहता हूँ मुझे 100 से 200 रुपये नहीं बनता है। मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं खाली सुनता हूँ यहाँ कहीं नीचे बैठ के गाड़ियां सीज हो रही हैं, चलान हो रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर गाड़ी सीज हो जाए, उस गाड़ी को गाड़ी सीज होने के बाद 4 से या 5,000 रुपये फाइन हो जाएगा या जुर्माना हो जाएगा। मैं पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास 5,000 रुपये है ही नहीं, तो मैं फेरा लगाने कैसे जाऊँ? मैं तो पिछले 4-5 दिन से घर से आता हूँ, लेकिन यहाँ बैठ के मैं वापस चला जाता हूँ। कोई ना कोई नीचे से आता है, वो कहता है कभी वेमाल के पास गाड़ियां सीज हो रही हैं, कहता है कोई नरवाल में हो रही है, कोई कहता है केसी मोड़ में हो रही है, कोई कहता है विक्रम चौक में हो रही है। तो ऐसा नहीं ना, ये तो हो गया ऐसे कि लूट मार ऐसे पड़ गई कि ऑटो वाले को देखना ही नहीं है। तो भाई जब इसको चलने नहीं देना था तो लाया क्यों इसको? हमारी गलती क्या है कि हमने गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट ने कहा ये हमने स्मार्ट सिटी के लिए लाए हैं, तो ये स्मार्ट सिटी में नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? इनको जंगलों में थोड़े चलाएंगे हम? पैसे दिए हम लोगों ने। जंगल है या डोडा हो गया, रामबन हो गया, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये पैसे दिए हम लोग ने। या तो हमने एक ही बात कही कि हमारे पैसे वापस दे दिए जाए, तो हम इसको दफा करेंगे। गाड़ियों को क्या करेंगे हम लोग? ना तो हम इस गाड़ी के लिए रहे, जो हमारे पास जो पहले कालियां गाड़ी थी वो हमने 5.5 लाख रुपए की लेके 10-10 15-15 हजार रुपए की बेची, कवाड़ के रेट में गाड़ियां बेची हुई है। पहले हमने गाड़ी ली थी 2.5 लाख रुपए का, मैंने परमिट लिया था, इन्होंने उस परमिट होल्ड का परमिट ही खत्म कर दिया कि हमारा 2.5 लाख रुपए वो नुकसान किया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें और कोई ना तो कोई काम है, ना तो हमारे पास नौकरी है। या हमें नौकरियां दे दी जाए तो हम ये ऑटो बंद ही कर देंगे। क्यों चलाएंगे ऑटो हम लोग? अब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई चल रही है, अब बड़ी क्लासें भी है, खर्चा आज इतना है कि अगर एक बच्चे को ट्यूशन ही पढ़ानी हो, चाहे छोटे से छोटे स्कूल में जा किसी के पास भी पढ़ानी हो, तो 4 से 5,000 रुपये वो ट्यूशन पढ़ाने का लेता है। तो ऐसा थोड़े चलेगा। ये ऑटो हमारे खड़े हैं 4-5 दिन से, हमें इतना तंग लाया है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कितना तंग लाया है। ये झूठ बनाए थे ई रिक्शा के, हम इनके साथ हैं कि भाई उनको भेजो अपने अपने जून में। ई ऑटो का कोई जून नहीं था, जब ये आए थे किसी ने नहीं बनाया था ई ऑटो का। अगर हमें बोला होता तो हम इनको क्यों खरीदते हैं? हमें पहले ही तो गाड़ियां खड़ी थी, हम उनको रखते साल 6 महीने घर में खड़ी हैं, कम से कम हमें पता होता कि ये आने वाले टाइम में हमारी गाड़ियां चलेंगी। तो देख सकते हैं ई ऑटो ड्राइवर परेशान है। एक फरमान आता है कि आप लोग हाईवे पर और कुछ ऐसी जगह जो मेंशन की जाती है कि आप वहां पर नहीं चल सकते हैं। जहां भी ऑटो का ई ऑटो का स्टैंड होगा, उनसे हाईवे या जो एरिया मेंशन किया गया है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के टच में है। कहां पर जाएंगे ये ड्राइवर्स? परेशान है, महंगाई का ज़माना है, बेरोज़गारी है, लेकिन ये ई ऑटो ड्राइवर्स 400-500 अपनी दिहाड़ी कमाकर अपना घर का गुजारा चलाते हैं। लेकिन फिर ये फरमान आता है, अब ये ई ऑटो ड्राइवर सुबह घर से तो आते हैं अपने स्टैंड पर, लेकिन यहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत कैसे करेंगे? आगे इनको पता है कि ट्रैफिक पुलिस का नाका होगा, इनका चालान किया जाएगा, इनकी गाड़ी सीज की जाएगी। जनता जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जो भी ये ऑटो ड्राइवर्स हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के ई ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनके मसले को देखा जाए, हल किया जाए। ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी लगाकर सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को अपने बच्चों के लिए राशन लेके जाते हैं। तो
एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है हमारी भी कि इस पर गौर व फिक्र की